सुप्रभात प्यारे बच्चों। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम करने जा रहे हैं आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह के गद्य खंड का पाठ तीसरा। वैसे ये पाठ चौथा है, लेकिन आप लोगों के इसमें तीसरा जो पाठ है अपू के साथ 2.5 साल, ये पाठ जो है आपके पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। तो इसी कारण से ये वाला जो पाठ है विदाई संभाषण, अब ये तीसरे नंबर पर गिना जा रहा है, तो इसलिए मैंने पाठ तीसरा कहा है ये। तो आपके इस पाठ तीसरे के जो हैं आज हम प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न है बच्चों कि शिव शंभू की 2 गाय की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं। विदाई संभाषण जो है वो उसके लेखक कौन है? बाल मुकुंद गुप्त जी। और बाल मुकुंद गुप्त जी ने ये लेख किस पर लिखा है? लॉर्ड कर्जन, वायसराय लॉर्ड कर्जन के जाने के वक्त, जब वो इस भारत देश को छोड़कर जा रहे थे, यानी कि उनको वायसराय के पद से जो है उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और उसका जो इस्तीफ़ा था वो उनकी सरकार ने मंजूर कर लिया। तो इसलिए उनको जो है इस देश को छोड़कर जाना था, भारत देश को छोड़कर जाना था। तो इस पर जो है उन्होंने एक बाल मुकुंद गुप्त जी ने लॉर्ड कर्जन के ऊपर जो है एक व्यंग्य कसा, एक बहुत ही व्यंग्यपूर्ण कृति जो है ये लिख डाली, विदाई संभाषण। तो उसी पर जो है आधारित ये प्रश्न थे कि शिव शंभू की जो 2 गाय की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते थे। तो लेखक जो है यहाँ क्या कहना चाहते थे कि शिव शंभू की 2 गाय के माध्यम से लेखक यह समझाना चाहते हैं कि जिस देश के पशुओं के बिछड़ते के समय ऐसी मनोदशा होती है, वहाँ मनुष्यों की कैसी दशा हो सकती है। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि भारत देश के अंदर जो है यदि पशु पक्षी भी आपस में एक दूसरे के साथ कुछ समय के लिए रह लेते हैं, तो उनके बीच में भी आपस में इतना प्रेम होता है कि बिछड़ने के वक्त दोनों को ही दुख होता है कि यदि कोई पशु जो है आपस में वो भी बिछड़ रहे हैं या पक्षी आपस में बिछड़ रहे हैं, तो उनके बिछड़ने की बाद जो है, बिछड़ने के समय उनकी जो मानसिक जो स्थिति है, मानसिक जो दशा है, वो जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है और उनको दुख होता है एक दूसरे से बिछड़ते समय। तो कहते हैं आप सोच कर देखिए कि जिस देश के अंदर, यानी कि इस भारत देश के अंदर पशुओं के बिछड़ते समय ऐसी दशा होती है, तो वहाँ मनुष्यों की कैसी दशा हो सकती है, इसका अंदाज़ा लगाना जो है बहुत मुश्किल है। कहानी में जो है ये 2 गायें होती हैं, जिनमें से एक गाय तो बहुत बलवान होती है और दूसरी गाय जो है वो कमज़ोर थी। वह कभी कभी जो है अपने सींगों की टक्कर से दूसरी कमज़ोर गाय को गिरा दिया करती थी। एक दिन जो है बलवान गाय पुरोहित को दे दी गई, पुरोहित को मतलब पंडित को दान में दे दी गई। तो जो बलवान गाय थी वो दान में चली गई और उसके जाने के बाद जो कमज़ोर गाय थी वो दिन भर भूखी प्यासी वहाँ खड़ी रही। उसी प्रकार लॉर्ड कर्जन ने जो है अपने शासनकाल में भले ही भारतवासियों का शोषण किया हो, लेकिन उनके जाने का दुख सबको है। अब लॉर्ड कर्जन को कोई भी भारत देश के अंदर जो है देखना नहीं चाहता था। जब दूसरी बार 1904 में वायसराय बनकर जो है लॉर्ड कर्जन इस भारत देश के अंदर आए, तो हर कोई जो है यही भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान, ये लॉर्ड कर्जन जो है यहाँ से किसी तरीके से चला जाए, यानी कि ये यहाँ का वायसराय न बने, क्योंकि उसके अत्याचारों से सभी देशवासी घबराए हुए थे और वो यही मानते थे कि यदि ये वायसराय यहाँ पर कुछ समय के लिए और रह गया तो ये भारत देश के जो है लोगों का जीना हराम कर देगा। तो इसीलिए जो है उसने लॉर्ड कर्जन को के लिए जो है लोगों ने प्रार्थना की और हुआ भी ऐसा ही कि उनकी प्रार्थना जो है ऊपर वाले ने स्वीकार कर ली और लॉर्ड कर्जन को जो है यहाँ से जाना पड़ा। तो एक ही साल वो बाद में रहे, पहले के 5 साल तो उन्होंने यहाँ बिताए ही थे, 1899 से 1904 तक, और 1904 से 1905 तक वो रहे यहाँ पर। तो 1 साल के अंदर अंदर उनको जो है ये देश छोड़कर जाना पड़ा। तो कहते हैं कि जब वो जा रहे थे तब भारत देश के लोगों को उनके जाने का दुख हुआ कि भी लॉर्ड कर्जन जो है यहाँ से क्यों जा रहे हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पर ये बात जो है लेखक ने शिव शंभू की 2 गाय की कहानी के माध्यम से कही है कि भारत देश एक ऐसा देश है जो कि अपने देश के अंदर रहने वाले लोगों से अत्यधिक प्रेम करने लगता है और उनके जाने पर दुख व्यक्त करता है। अगला प्रश्न में वो कहते हैं कि 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने ज़रा भी ध्यान नहीं दिया।
यहाँ किस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया है? यानी कि जब ये पंक्ति इसके अंदर आई है पाठ के अंदर, उसमें ये कहा गया कि 8 करोड़ प्रजा जो है वो गिड़गिड़ाकर आपसे विच्छेद ना करने की प्रार्थना कर रही थी। विच्छेद का मतलब होता है कि उसको अलग ना करना, यानी कि बंगाल को भारत से अलग किया जा रहा था, बंगाल विभाजन हो रहा था, बांग्लादेश जो है यहाँ से अलग किया जा रहा था। तो ये कहते थे कि सभी कहते थे कि ये बंग विभाजन नहीं होना चाहिए। 8 करोड़ जो जनता थी उन्होंने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की कि ये बंग विच्छेद ना करें, लेकिन उनकी प्रार्थना पर जो है लॉर्ड कर्जन ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पर किस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया है? यहाँ पर उसी ऐतिहासिक घटना की बात की गई है कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का निर्णय लेकर भारत की एकता को खंडित करने की योजना बनाई। उसने सोचा कि बंगाल का यहाँ से विभाजन कर दिया जाएगा तो बंगाल एक तरह से कट जाएगा और भारत का हिस्सा नहीं रहेगा, तो इससे जो है उनकी एकता जो है वो खंडित हो जाएगी। भारतवासियों ने लॉर्ड कर्जन की इस जिद के आगे जो है बहुत विनती की। उन्होंने बहुत उन्हें कहा कि ऐसी इस प्रकार की जिद ना पकड़ें वो, और बंगाल का विभाजन ना करें ताकि ये विभाजन न हो और रुक जाए। लेकिन लॉर्ड कर्जन ने उसे अनसुना कर दिया और आखिरकार बंगाल विभाजन होकर रहा, और 1905 में जो है बंगाल विभाजन हुआ था, और 1905 के अंदर जो है बंगाल विभाजन करके ही वो माना। इसी ऐतिहासिक घटना की ओर लेखक ने संकेत किया है। उसके पश्चात वो अगला कहते हैं, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि लॉर्ड कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ गया? लॉर्ड कर्जन को जो है यहाँ से जाना था, तो इसके लिए उनको इस्तीफा क्यों देना पड़ा? तो लॉर्ड कर्जन जो है एक फौजी अफसर को अपने इच्छित पद पर नियुक्त करना चाहा। लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, अपने एक कोई फौजी अफसर था, वो चाहते थे कि उसको जो है उस जगह पर जो है नियुक्ति मिले, उस पद पर नियुक्ति मिले जिस पर कि वो फौजी अफसर चाह रहा था। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया और इसी गुस्से के कारण उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। लॉर्ड कर्जन ने तो धमकी देने के जो है उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार को खत लिख दिया, पत्र लिख दिया कि अगर आप मेरी बात नहीं मान रहे हैं तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। उसको लगा था कि उसकी ब्रिटिश सरकार उसका इस्तीफा स्वीकार नहीं करेगी, लेकिन हुआ उसका उल्टा। उन्होंने भी, ब्रिटिश सरकार ने भी जो है उनकी उस बात को जो है, उस इस्तीफे को जो है हाथों हाथ मान लिया और कहा कि ठीक है आप इस्तीफा दे दीजिए, लेकिन इस फौजी अफसर को उस पद पर नियुक्ति नहीं मिलेगी। उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया और उस फौजी अफसर को भी उस पद पर नियुक्ति नहीं मिली और ब्रिटिश सरकार ने उनको वापस बुला लिया। तो गुस्से के कारण उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया और वो स्वीकार भी हो गया। चौथा प्रश्न है कि विचारिए तो, क्या शान आपकी इस देश में थी और अब क्या हो गई? कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे, आशय स्पष्ट कीजिए। ये पंक्ति दी हुई है आपके पाठ के अंदर। पाठ के अंदर इस लाइन का जो है मतलब क्या है, इस पंक्ति का अर्थ क्या है कि विचारिए तो सही कि क्या शान थी आपकी इस देश में, यानी कि लॉर्ड कर्जन जब यहाँ पर रहे तो उनकी क्या शान थी और अब क्या होकर रह गई है, इसके विषय में जो है वो कहना चाहता है कि आप जो है अभिप्राय स्पष्ट कीजिए इसका। तो लॉर्ड कर्जन जो है भारत के तत्कालीन वायसराय थे, यानी कि तत्कालीन का मतलब तो उस समय के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, और उन्होंने अपने शासनकाल में हर तरह की सुविधाओं का आनंद उठाया। यानी जितनी प्रकार की सुविधाएं होती हैं, हर प्रकार की सुविधाओं का उन्हें जो है अवसर मिला भोगने का। देश के अमीर तथा संपन्न कहे जाने वाले वर्ग उनके कहने के अनुसार चलते थे, यानी कि बड़े बड़े जो राजा लोग थे ना भारत देश के अंदर, वो सभी के सभी जो हैं लॉर्ड कर्जन के आगे झुक जाते थे, और बड़े बड़े जो नवाब लोग थे वो भी लॉर्ड कर्जन के आगे झुके रहते थे। तो कहते हैं कि हर कोई उनके कहे अनुसार ही चलता था। वायसराय के पद पर रहते हुए भी उन्होंने जनता के हितों पर कभी ध्यान नहीं दिया। यानी आप यहाँ पर जो है लॉर्ड कर्जन वायसराय बनकर तो आए, लेकिन उन्होंने जनता के हित के विषय में कभी सोचा नहीं, और यही उनके पतन का कारण बना, क्योंकि जनता के विषय में जो नहीं सोचेगा वो एक ना एक दिन तो स्वयं भी समाप्त हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने उनके इस्तीफे को मंजूरी दे दी और उन्हें भारत से जाना पड़ा। ब्रिटिश सरकार ने जो है उनके इस्तीफे को हाथों हाथ मंजूर कर लिया और उनकी मंजूरी मिलते ही उनको भारत देश को छोड़कर जाना पड़ा। तो कहने का अर्थ ये था कि जब इस देश में थे तो आपकी शान जो है वो सातवें आसमान पर थी। कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे, यानी कि आप इतनी ऊंचाई पर थे, भारत देश के लोगों ने आपको सिर पर उठा के रखा हुआ था, अपनी पलकों पर बिठा कर रखा हुआ था, और इतनी ऊंचाई से जो है आप कितने नीचे आकर गिर गए हैं, ये आप अपने विषय में विचारिए। ये उनका कहने का अर्थ था। अगला प्रश्न है
कि आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में तीसरी शक्ति और भी है। यहाँ पर सबसे ऊपर जो है पंक्तियों में ये दिया गया है, पहले पहरे की दूसरी तीसरी लाइन में ये दिया हुआ है कि आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में तीसरी शक्ति और भी है। यहाँ तीसरी शक्ति किसे कहा गया है? तो बच्चों यहाँ पर तीसरी शक्ति ईश्वर को कहा गया है। जब मैंने इस पाठ की व्याख्या की थी तो उसमें भी बताया था मैंने कि तीसरी शक्ति जो होती है वो ईश्वरीय शक्ति होती है, कि यहाँ पर तीसरी शक्ति ईश्वर को कहा गया है और उसकी शक्ति के आगे ना तो लॉर्ड कर्जन का जोर चल सकता है और ना ही भारतवासियों का। कहने का अर्थ है कि अगर भगवान चाहते तो वो यहाँ पर टिके रहते, लेकिन भगवान की इच्छा नहीं थी तो भगवान ने चाहा कि यहाँ पर से जो है इसका जाना ही बेहतर होगा, भारत देश का जो है जो अनर्थ करने पे तुला हुआ है, तो इसलिए जो है लॉर्ड कर्जन का जोर उस पर नहीं चला और उसका इस्तीफ़ा मंजूर हो गया। तो भगवान के आगे तो ना लॉर्ड कर्जन की चल सकती है और ना ही भारतवासियों की चल सकती है, उन्हीं के इच्छा अनुसार ही दुनिया का संचालन होता है। यानी कि अगर हवा बहती है तो वो भी ईश्वर की मर्ज़ी से बहती है। जल, वायु, सूर्य, चंद्रमा, ये जो कुछ भी अपना प्रकाश देते हैं वो किसकी मर्ज़ी से देते हैं? ईश्वरीय मर्ज़ी से। ईश्वर की मर्ज़ी होती है तभी हमें वो चीज़ें प्राप्त होती हैं, वरना प्रकृति जो है, प्रकृति के साथ या फिर किसी भी चीज़ के साथ अगर हम हद से ज़्यादा अन्याय करते हैं, यानी कि जब उसकी अति हो जाती है तो वो अति जो है वो सब कुछ समाप्त कर देती है। तो ऐसे ही अब यहाँ पर लॉर्ड कर्जन ने भारतवासियों के ऊपर जो अत्याचार किया था उसकी भी अति हो चुकी थी, इसीलिए ईश्वर ने उसको वहाँ से निकाल दिया और लॉर्ड कर्जन जो है यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला गया। अगला प्रश्न है, ये पाठ के आसपास के प्रश्न हैं आपके, कि पाठ का यह अंश शिव शंभू के चिट्ठे से लिया गया है। शिव शंभू नाम की चर्चा पाठ में भी हुई है, तो बाल मुकुंद गुप्त ने इस नाम का उपयोग क्यों किया होगा? तो यहाँ पर जो है वो कह रहे हैं लेखक कि पाठ का जो ये अंश है शिव शंभू के चिट्ठे से लिया गया है। लेखक जो है बाल मुकुंद गुप्त ने शिव शंभू नाम का उपयोग लॉर्ड कर्जन तथा अंग्रेज़ों के शासन काल की पोल खोलने के लिए किया है। लेखक ने इस पात्र के जरिए अंग्रेजी शासकों के कुशासन पर व्यंग्य किया है। कु का अर्थ होता है बुरा, तो कुशासन का अर्थ हुआ बुरा शासन, यानी कि अंग्रेजी शासकों का जो बुरा शासन था उस पर व्यंग्य किया है। और शिव शंभू एक काल्पनिक पात्र है, कोई ना वो नहीं है कि भाई ये किसी जगह पर जो है कोई असलियत में कोई व्यक्ति था, कोई वास्तविक व्यक्ति था, नहीं, ये एक कल्पना के द्वारा बनाया गया एक पात्र है शिव शंभू। और ये शिव शंभू जो काल्पनिक पात्र है जिसके माध्यम से लेखक जो है उनकी तानाशाही को सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। तानाशाही का मतलब कि एक डेमोक्रेसी होती है, डोमिनेट करने का जो जिनका वो होता है ना नज़रिया होता है, कि जो चाहते हैं कि हम उनको दबाव में रखें। तो भारतवासियों को जो है डोमिनेट किया जाता था, यानी उनको दबाव में रखा जाता था और वो जो है तानाशाह के समान बनकर जो है भारत देश के ऊपर शासन करना चाहते थे और अपनी ही बात मनवाना चाहते थे। अगला प्रश्न है कि नादिर से बढ़कर आपकी जिद है। कर्जन के संदर्भ में आपको यह बात सही लगती है? पक्ष या विपक्ष में तर्क दीजिए। अब लेखक ने जो है लॉर्ड कर्जन की तुलना किससे की? नादिर से। लेखक के अनुसार नादिर ने जब दिल्ली पर आक्रमण किया था तब उसने वहाँ की पीड़ित जनता की गुहार पर कत्लेआम को उसी समय रोक दिया था। लेखक ने जो है उनके अनुसार क्या था कि नादिर जब दिल्ली पर आक्रमण कर रहा था तो उस समय में चारों तरफ उसने जो है अपना कत्लेआम मचा रखा था। चारों तरफ जो है त्राही त्राही मच रही थी, लोग रो रहे थे, लेकिन उनको जो है मारने से वो बाज नहीं आ रहा था। उसी बीच में जब दिल्ली पर जो है आक्रमण हुआ तो वहाँ की जो पीड़ित जनता ने गुहार लगाई, उनसे कहा कि आप हमें माफ़ कर दीजिए। तो उनके कहने पर जो है किसी प्रकार से उसने उनको रोक दिया। तो यहाँ पर जो है वो कहते हैं कि नादिर जो था, मैंने आपको बताया भी था कि नादिर शाह कौन था। 1736 से लेकर 1747 तक ये ईरान के जो है शाह रहे, नादिर शाह। और इसने अपनी तानाशाही के स्वरूप के कारण जो है नेपोलियन ऑफ पर्शिया के नाम से ये जाने जाते थे, क्योंकि ये तानाशाही बहुत ज़्यादा थे, डोमिनेट करते थे, तो नेपोलियन ऑफ पर्शिया के नाम से ही जाना जाते थे। और पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली को जो है नादिर शाह ने ही आक्रमण के लिए भेजा था। तो अहमद शाह अब्दाली और के कहने पर जो है नादिर शाह ने ये रोक दिया उसी समय।
और जब जनता ने गुहार लगाई तो तब भी ये कत्लेआम को उसी समय रोक दिया गया। लेकिन लॉर्ड कर्जन ने तो भारतवासियों के बंगाल विच्छेद न करने की विनती को स्वीकारना तो दूर, उसे सुनना तक भी उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा। इसलिए यहाँ लेखक का यह कहना उचित है कि नादिर से जो है बढ़कर लॉर्ड कर्जन की जिद है। तो कहने का अर्थ क्या है कि लॉर्ड कर्जन जो है नादिर से भी बढ़कर थे, उनकी जिद उनसे भी आगे थी। अगले उन पंक्तियों में कह रहे हैं कि क्या आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी की कुछ न सुनने का नाम ही शासन है। इन पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए शासन क्या है इस पर चर्चा कीजिए। ये वैसे बच्चों ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस प्रश्न को करिएगा ज़रूर कि क्या आंखें बंद करके मनमाना हुक्म चलाना और किसी की ना सुनना ही शासन है। तो लॉर्ड कर्जन ने जो है अपने शासन काल में प्रजा के हितों की बात को ध्यान में नहीं रखा, बल्कि उसने मनमाने हुक्म चलाए, यानी अपनी मनमर्जी से हुक्म चलाते रहे और शासन किया था। और इस दृष्टिकोण से जो है शासन उसे कहते हैं जिसमें कि प्रजा की मर्जी के विरुद्ध शासन के जिद के अनुसार कानून बनाया जाता हो, शासक की जिद के अनुसार कानून बनाया जाता हो। जनता के अनुरोध या प्रार्थना सुनने के लिए उन्हें अपने पास भी फटकने नहीं दिया जाता हो। तो इनका शासन जो है इस प्रकार का शासन था कि जिसमें कि वो क्या करते थे, अपने खुद, क्योंकि वे स्वयं शासक थे, अपनी जिद के अनुसार ही वो कानून बनाते थे और जनता के अनुरोध या उनकी प्रार्थना पर ध्यान तक भी नहीं दिया जाता था। तो इस प्रकार से बच्चों ये आपका पाठ है। इस पाठ के प्रश्न उत्तर हमने किए हैं। ये सभी प्रश्न उत्तर जो हैं आप अपनी अपनी कॉपी में ज़रूर उतार लीजिएगा और साथ ही इन्हें याद भी करेंगे। और आपको इस पाठ से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिखकर बता सकते हैं। आपकी कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना न भूलिएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय।